नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया एंड जापान। और आपको मेरे को भी मतलब ये क्यूरियोसिटी हुई थी कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान क्यों डिस्कस किया जा रहा है। बट what I realized was that so many of us, at least I was definitely unaware of parts of history of Japan and how it developed as an economy, as a nation, क्या situation थी कभी मेरा ध्यान नहीं गया। अभी रिसेंटली एक टीवी सीरीज आ रही है शोगन, तो उस पे लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए हैं, मुझे कहा है कि भाई ज़रूर देखिए ये टीवी सीरीज़। तो आज ये सब पढ़ने के बाद मुझे डेफिनेटली लगा कि वो टीवी सीरीज़ अब देखना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया, again like the challenges are very specific to countries as we said, right? So Russia में lots and lots of natural resource but extreme cold, right? Parts of Russia were uninhabited, कोई नहीं था वहाँ पर, but very rich in natural resources. दूसरा ये था कि रशिया फॉर लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम, मेरा एक 3 एपिसोड सीरीज भी है रशिया एंड द वर्ल्ड करके, जिसमें हमने थोड़ा सा रशिया को ब्रीफली रशियन हिस्ट्री को एक्सप्लोर करा है। और उसमें एक जो चीज़ बाहर निकल के बहुत स्पेसिफिकली आती है दैट रशियन सोसाइटी हैड स्टेट कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल, और यहाँ पर स्लेवरी बहुत लंबे समय तक जारी रही। And then finally, the lack of personal capital, individual capital were like the 3 major challenges in the industrialization, modernization of Russia. Now, how did this progress? So progress towards industrialization, सबसे पहले पीटर द ग्रेट जो थे उनके समय उन्होंने कोशिश करी, what he used to do, ऐसा मतलब ये कहानी है कि he would dress up as a laborer, would visit like Holland and Britain at that time and find out कि यहाँ पर कैसे industries को रखा किया गया है, and would try to bring those ideas to Russia. Now देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, the contextual there is no contextual backing to situations like this कि आप कहीं के मॉडल को एकदम वैसे के वैसे ही लाकर यहाँ पर लगा रहे हो, तो वो इतना सक्सेसफुल रहा नहीं पीटर द ग्रेट का जो इनिशिएटिव था। ये चेंज आया ज़ार अलेक्जेंडर सेकंड के टाइम से। ज़ार अलेक्जेंडर सेकंड आए थे क्रीमिया वॉर के बाद। हमको आपको जैसे हमने ये डिस्कस किया है हमारे पहले के एपिसोड्स में कि क्रीमिया वॉर में रशिया हार गया था और वो एक बहुत बड़ा धक्का लगा था उनको। तो ज़ार निकोलस जो थे उनकी जगह अब ज़ार अलेक्जेंडर आए 1856 के बाद, और वहाँ से सबसे पहला स्टेप जो उन्होंने लिया वो इन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया। और इसका कनेक्शन डायरेक्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन से ऐसा है कि जब स्लेवरी रहती है तो आपकी इंडस्ट्रीज के लिए लेबर ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी प्लेज अ ह्यूज रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू इंडस्ट्रीज दैट कम अप। एंड देन देखिए ब्रिटेन का जो इंस्पिरेशन था फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन केम फ्रॉम एडम स्मिथ, फ्री मार्केट, और वही फिर ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज में भी लगाना शुरू करा एंड मेड देम अपना उसको इंपीरियलिज्म के साथ जोड़ दिया। अमेरिका में एज आई सेड अलेक्जेंडर हैमिल्टन प्लेड अ बिग रोल, जो विचारक है, इकोनॉमिस्ट है, जिनके आइडियाज है, राइट। जर्मनी में फ्रेडरिक लिस्ट का नाम हमारे सामने आया था। और अब रशिया में दे अडॉप्टेड अ गर्शन-क्रोन मॉडल, and the Gerschenkron model is basically saying that we don't need to adopt the model of other countries that industrialized before us, and state must play a leading role in industrialization। और ये बहुत 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 specific to Russia kind of approach है that state will play। and what is the role that state is playing? तो state बोल रहा है कि basically the state will play the role of investor, producer and consumer। All the 3 roles will be played by the state। और इसका एक impact क्या होगा कि investor अब state है, so it will borrow a lot of money, and therefore like until by First World War Russia will be in huge debts। Then
The second part of the capital will be raised by taxing, heavily taxing farmers. अब देखिए farmer distress बन रहा है वहां पे, so conditions change होंगी इस कारण से, right? Farmers are under a lot of distress. The second part is the state is producer as well. तो अब देखिए बाकी कंट्रीज में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, so the middle class came to to the fore. Middle class became powerful, middle class became rich. अगर स्टेट ही प्रोड्यूसर का काम कर रहा है तो कोई मिडिल क्लास है ही नहीं पावरफुल. और मिडिल क्लास के पावरफुल ना होने के कारण जो रशियन रेवोल्यूशन थी वो मिडिल क्लास रेवोल्यूशन नहीं थी, अनलाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन. रिमेंबर फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक फेज आया था जब लोअर क्लासेस, द फार्मर्स, आर्टिसंस, दे टुक ओवर, बट वापस से वो मिडिल क्लास के हाथ में चला गया था. रशियन रेवोल्यूशन में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, राइट? बिकॉज मिडिल क्लास इतना पावरफुल था ही नहीं, because state was acting as a producer. And then the other part of it was that the focus was heavily on heavy industries instead of consumer good industries, and most industries were established in a specific geographic areas. अब जब सेम ज्योग्राफी में अगर ये इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड है तो इससे क्या होगा? लेबर अवेयरनेस बढ़ेगी, लेबर यूनिटी बढ़ेगी, आपस में आदान प्रदान बढ़ेगा, है ना? एंड दैट विल देन लीड टू बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है. तो ये हमको समझ में आ रहा है कि दिस इज हाउ रशियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस्ड एंड दीज वर द इफेक्ट्स ऑफ द वे इट प्रोग्रेस्ड. नाउ लेट्स थिंक अबाउट जापान. अब देखिए यूरोप के बाहर अगर कहीं फ्यूडलिज्म का मॉडल था तो वो जापान में था. जापान में 12th सेंचुरी से ही सामंतवाद, फ्यूडलिज्म चल रहा था. और यहां पर जैसे वहां पर हमने देखा था कि किंग होते थे, फिर लॉर्ड्स होते थे, बैरन्स होते थे, नाइट्स होते थे. यहां पर क्या होते थे? सबसे पहले ऊपर किंग होता था, फिर उनके नीचे शोगन होते थे, शोगन के नीचे डेमियो और डेमियो के नीचे समुराय. और ये मॉडल वहां पे बहुत सालों से चल रहा था. एंड द आइडिया दैट जापान अडॉप्टेड वाज कि भाई दुनिया से हमको कटे रहना चाहिए, ठीक है? तो यहां पर 19th सेंचुरी जो किंग होता था वो एकदम मतलब ही वाज नॉट मतलब इंटरफेयरिंग इन एनीथिंग, वो अपना क्योटो में बैठा रहता था, ठीक है? अब देखिए थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि जब अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, अब देखिए हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रांसलेट्स इनटू इंपीरियलिज्म. क्यों होता है ऐसा? अब देखिए अमेरिकन उसके हिसाब से समझे, हमने क्या सुना था? हाई टेक, हाई कॉस्ट लेबर, ठीक है? तो अब ज्यादा से ज्यादा एज द कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेज, द कैपिटलिस्ट ऑफ दैट कंट्री जो इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं, उनका क्या उद्देश्य होगा? उनका ये उद्देश्य होगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा हाईटेक करा जाए और लेबर को कम से कम पे करा जाए. अब जब लेबर को सैलरीज कम मिलेंगी और कम एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा? उनका लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा. अब उस लिविंग स्टैंडर्ड के कम होने से क्या होगा? वो खुद ही बहुत सारे गुड्स कंज्यूम नहीं कर पाएंगे. तो अब क्या होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट जो होंगे लोग, वो नए मार्केट को ढूंढेंगे, और जब वो नए मार्केट को ढूंढेंगे तो वो दूसरी टेरिटरीज में अपने मार्केट्स को बनाना चाहेंगे. और इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है, वो एक इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट होने लगती है. तो जापान के साथ क्या होगा? जापान के साथ ये होगा कि 1853 में कोमोडोर पेरी नाम के एक नेवल ऑफिसर थे, वो अपना एक पूरा नेवी का पूरा एक ग्रुप लेके जापान की तरफ आते हैं और वो जापान से फ्यूल मांगते हैं, ठीक है? वहां पर जो तोकुगावा परिवार होता है, जो तोकुगावा फैमिली, इट्स अ शोगन फैमिली, उनसे वो फ्यूल मांगते हैं कि हमको रिफ्यूलिंग कर दो. अब वो फैमिली सोच रही है कि अगर रिफ्यूल नहीं किया तो ये हम पे अटैक वटैक कर देंगे, ठीक है? तो वो रिफ्यूल कर देते हैं एंड देन कोमोडोर पेरी सेज कि हम वापस आएंगे. फिर ये 1854 में आते हैं एंड दे मेक जापान साइन a similar treaty on the lines of Treaty of Allahabad that was signed after Battle of Buxar. Battle of Buxar के बाद याद है Treaty of Allahabad में क्या हुआ था कि जितना रेवेन्यू कलेक्शन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था. तो ये उसी लेवल की एक ट्रीटी थी, क्योंकि इस
इस ट्रीटी में ने बेसिकली इट ओपन जापान अप फॉर फॉरेन गुड्स एंड इट वॉज सेड कि जापान में जो शोगुन परिवार है, जो तोकुगा, इट कैन नॉट लेवी certain level, beyond certain level of taxes on the foreign good. तो अब क्या हुआ, ये सारे गुड्स, और जैसे ही ये ट्रीटी साइन हुई, जापान बिकेम ओपन टू ऑल दीज वेस्टर्न पावर्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन. वहां पे इनके गुड्स आने लग गए और धीरे धीरे करके कुछ ने अपने टेरिटोरियल राइट्स भी एस्टैब्लिश कर लिए. टेरिटोरियल राइट्स मतलब जापान का खुद का आदमी जापान की उस पार्ट ऑफ जापान में नहीं जा सकता जहां पे इन लोगों का टेरिटोरियल कंट्रोल है. तो ये एक बहुत ही मतलब स्पेसिफिक टू जापान सिचुएशन क्रिएट हुई है ना. तो अब इसके कारण क्या होगा कि जापान फर्स्ट, द चैलेंजेस कि जापान फेल प्रे टू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म. तो वहां पे टैक्सेस नहीं लगा पाए वो वेस्टर्न गुड्स पे टू प्रोटेक्ट देयर इंडस्ट्रीज, देयर बिजनेसेस. दूसरा यह था कि द बैंकर्स इन जापान, जो पूंजीपति लोग थे, दे डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री. They were more interested in investing in land instead of industry. So ये दो बहुत बड़े बड़े challenges सामने आए जापान के. Now how did Japan progress towards industrialization? तो एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जापान का industrialization was a part of larger modernization process that was aimed to make Japan a powerful nation to compete with Western imperialism. और इस केस में जापान विल नॉट इवन हेजिटेट टू अडॉप्ट सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज जैसे चाइना के केस में क्या था कि चाइना वाज लाइक कि हम वेस्टर्न कंट्रीज, हम बहुत सालों से बहुत महान रहे हैं, इसलिए हम कुछ भी जो वेस्टर्न मॉडल्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे. बट जापान ने ऐसा सोचा नहीं. जापान ने सोचा कि हमको सिर्फ वी हैव टू बिकम पावरफुल, सो दे वर वेरी रेडी टू अडॉप्ट सम ऑफ द वेस्टर्न आइडियाज. और इनका जो प्रोग्रेस हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो एक प्रोसेस जो 1868 में देयर इज समथिंग कॉल्ड मेजी रेस्टोरेशन. मेजी रेस्टोरेशन इज बेसिकली जापान में जो एराज है, दे आर नेम्ड आफ्टर द किंग्स ऑफ दैट टाइम. सो मेजी वाज द किंग एट दैट टाइम, और इस रेस्टोरेशन में बेसिकली ही वाज मेड द हेड ऑफ स्टेट, और इनको क्योटो से टोक्यो लाया गया. और दिस ऑल्सो मेंट इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्मेशन एज वेल. दूसरा ये हुआ कि फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन. ये अमेरिकन मॉडल से इंस्पायर्ड था एंड दे फोकस्ड अ लॉट ऑन प्राइमरी एजुकेशन इन जापान, and therefore the industries that were established were also slightly more consumer good oriented, so that they can take advantage of the cheap labor. So cotton, textile, silk, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया. Then transport and communication was developed heavily. आगे चल के मतलब इसमें और तरक्की होगी. मोटर इंडस्ट्री, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी. सिमिलरली अब देखिए, टैक्स तो नहीं कर पाएंगे फॉरेन गुड्स को, वो तो एक लिमिटेशन आ गई अंटिल 1911 तक बाय द वे. उसके बाद फिर ये लोग टैक्स कर पाएंगे. सो 1911 तक ये लिमिटेशन थी. तो हाउ डिड दे ओवरकम? दे बेसिकली प्रोवाइडेड सब्सिडीज टू देयर लोकल बिजनेसेस. ठीक है, तो इस तरीके से जापान प्रोग्रेस टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. एज आई सेड, इट वाज अ पार्ट ऑफ लार्जर मॉडर्नाइजेशन process. Now this is very very interesting, right? Like simply like जब आप कहते हैं कि अरे कैपिटलिज्म है, तो लोगों को बहुत बार लगता है कि कैपिटलिज्म इज अ वन सिंगुलर आइडिया और सब जगह एक जैसा ही दिखता है, बट ऐसा नहीं है. हर जगह पर कैपिटलिज्म का अपना अपना फॉर्म देखने को मिलेगा. यही बात हम लोग ये इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में भी डिस्कस कर रहे हैं. हर जगह अपना अपना फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म चल रहा है. ठीक है, तो कैपिटलिज्म, कभी कभी लोग कहते हैं ना कि कैपिटलिज्म को हटाना है दुनिया से या हट जाएगा या सम थिंग्स लाइक दैट. समटाइम्स इट ओवरलुक्स द फैक्ट दैट कौन सा कैपिटलिज्म, राइट? हर कैपिटलिज्म का अपना फॉर्म है और जापान का एक अलग ब्लेंड ऑफ कैपिटलिज्म बना, जिसमें they became capitalistic society but they did not adopt the liberal values. Remember क्या है liberal values है political representation. ठीक है, दूसरा है free market, तीसरा है individual
बिकम्स पावरफुल। ये तीन आइडियाज हैं जो लिबरल आइडियाज कहलाते हैं, करेक्ट। तो ये लिबरल आइडियाज जापान नहीं अडॉप्ट करेगा एंड दे विल स्टिल स्टे मोस्टली फ्यूडलिस्टिक, ठीक है। और ये देखिए यही मॉडल बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज भी अडॉप्ट करेंगी, यही मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, जो स्लाइटली फ्यूडलिस्टिक है, जो स्लाइटली सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वाला है, बट कैपिटलिज्म भी हो रहा है ना। तो ये यूनिक ब्लेंड हमको जापान में देखने को मिलेगा, विच विल बी लेटर अडॉप्टेड बाय साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज एज वेल। एंड the other part which was very specific to Japan, so क्या होता है ना, at the zenith of capitalism, industrial and banking capital combine to give rise to monopolistic capitalism। और जब monopolistic capitalism rise होता है तो वो क्या करते हैं, वो बहुत बड़ा कंट्रोल एग्जर्ट करते हैं ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग। ये आपको दुनिया की हर मेजर कैपिटलिस्टिक कंट्री में देखने को अब मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर आप या अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा कि एक मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म का राइज होता है, एंड दैट मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म मींस इट एक्सर्ट्स अ पावरफुल कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत अभी जैसे ये इजराइल पैलेस्टाइन विवाद चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि लॉट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज आर पेइंग लिप सर्विस, जस्ट लिप सर्विस, कि अरे बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, बट ऐसे कोई खास एक्शंस आपको वो लेते हुए दिखेंगे नहीं। एंड दैट इज बिकॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज controlled by the Jewish population in the world. It's a fact. और यही तो exert होता है ना, that is the control you are exerting on some countries foreign policy। तो ये एक जो बात है, ये बहुत बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि अरे यार वेस्टर्न कंट्रीज कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। अब वो इसके पीछे हमको दिखाई देता है कि अरे someone is exerting some force, some pressure somewhere। तो वो एक्नॉलेज करना भी बहुत जरूरी बात है, ठीक है। तो ये हमको इंडिया में भी देखने को मिलता है। हम बार बार लाइक इफ यू सी लाइक मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म, अडानी अंबानी क्रिटिसिज्म चलते रहता है, बट हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आज की सरकार अगर चले जाए और कोई दूसरी सरकार भी आ जाएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कोई बहुत बड़ा कदम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और इसलिए नहीं लिया जाएगा बिकॉज सम ऑफ दीज पावरफुल इंडस्ट्रियल हाउसेज एक्सर्ट अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो ये मतलब कहने के लिए जोशीली बातें कहना बहुत मजा आता है, मजेदार लगती है, बट आप देखेंगे कि रेजिम चेंज करके कुछ बहुत बड़ा चेंज हो नहीं जाता है ना। तो ये बात हमको समझना बहुत 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 जरूरी है कि किस तरीके से। बट जापान में क्या होगा, अच्छा ठीक है, वापस से थोड़ा आते हैं, सॉरी फॉर going off track a little bit, but what I'm trying to say here कि ये जो monopolistic capitalism it comes at the zenith, it's like a चरम पे पहुंच गया अपने कैपिटलिज्म, जेनिथ पे पहुंच गया। जापान में ये स्टेज एकदम शुरू में ही आ गई, क्यों? क्योंकि बैंकर्स बॉट अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड देयर वाज अ जेबात्सु फैमिली दैट कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट 34% ऑफ कैपिटल। तो वो ये वहीं पर पहले ही ये स्टेज आ गई। अब देखिए इन सब का इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो जापान एक पावरफुल कंट्री बनेगा और फिर ये पावरफुल कंट्री बन के एक इंपीरियल पावर बन जाएगा, खुद ही इंपीरियल पावर बन जाएगा और खुद ही एक्सपेंशन करने की सोचेगा इन द एशिया पैसिफिक रीजन। सोचेगा नहीं, बहुत करेगा भी, और इसी तरीके से फिर आगे चल के इट विल पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर 2। तो ये जो फ्यूडलिज्म प्लस कैपिटलिज्म जो था, इट विल कन्वर्ट इनटू मिलिटरिज्म, है ना। ये मिलिटरिस्टिक स्टेट बन जाएगा और वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हमने आज डिस्कस करके ख़त्म कर दिया है। ऑफ लाइक वी डिस्कस लाइक अमेरिका, जर्मनी, जापान, रशिया, एंड ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। अब ये एक पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला एक जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। इसमें मेन कहने का मुद्दा ये है कि अब ये लोग सारे आपस में कम्पीट करेंगे ना भाई, मार्केट के लिए कम्पीट करेंगे। और अब ये ही वो सिचुएशन है जहां पर वी आर वेरी रेडी टू डिस्कस सोशलिज्म एज एन आइडिया, और कैसे सोशलिज्म और फिर एक साइंटिफिक सोशलिज्म जिसको मार्क्स लाए, जो मार्क्सवाद बना
मार्क्सिज्म बना आगे चल के, वो आइडियाज़ क्या हैं अब हम उनको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज जैसे जैसे राइज होंगे तो पूरा एक लेबर क्लास राइज होगा, और लेबर क्लास राइज होगा तो उनके राइट्स की बातें आना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, अभी तक हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एकदम पास पहुंच के दूर चले जाते हैं, बट द रीजन वी आर डूइंग दैट इज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स वी वांट टू कम टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि किसी ने आर्चड्यूक फर्डिनेंड को गोली मारी और सडनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऐसा नहीं होता है कभी भी, ध्यान रखिएगा। वॉर, कोई मेजर वॉर के एक्चुअली पहले की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, विच विल फाइनली लीड टू द वॉर। तो हमने सबसे पहले पॉलिटिकली सब कुछ डिस्कस किया था, है ना, ऑटो वन बिस्मार्क, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी, तो वो पॉलिटिकल साइड से हमने डिस्कस किया। अब हमने इंडस्ट्रियल साइड से डिस्कस किया है ऑलरेडी, और अब तीसरा हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ आइडियोलॉजीज सच एज कैपिटलिज्म। तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो अब हम सोशलिज्म और मार्क्सिज्म डिस्कस करेंगे, एंड देन फाइनली वी विल अराइव एट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग रीजंस रहे थे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड से हम समाजवाद मतलब सोशलिज्म डिस्कस करना शुरू करेंगे। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।